हेलो 12th स्टूडेंट, बेटा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। बी अलर्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड चैप्टर बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग करेंट फ्लो, इलेक्ट्रिक फ्लो या करेंट फ्लो के साथ साथ चेंज इन केमिकल रिएक्शन। जब करेंट फ्लो होता है तो केमिकल रिएक्शन में क्या चेंजेस होता है, इनका साथ साथ देखना, इनमें एक रिलेशन देखना। करंट फ्लो के साथ चेंज इन केमिकल रिएक्शन, इनमें एक रिलेशन का स्टडी करना ही क्या है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। समझ में आ रहा है? तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक जनरल इंट्रोडक्शन में अगर कहूं, द रिलेशन बिटवीन करंट फ्लो, द रिलेशन बिटवीन करंट फ्लो एंड चेंज इन केमिकल रिएक्शन, चेंज इन केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज। करंट फ्लो और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंज होते हैं, इनका साथ साथ स्टडी करना ही क्या है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है, चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड या इज नोन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ध्यान दे बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसके पहले जो दो लेक्चर्स हुए हैं, दो चैप्टर हुए हैं, सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन, को अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करते रहिए इनके ईमानदारी के साथ। पहले बुक के एग्जाम्पल से न्यूमेरिकल करें और फिर जो क्वेश्चंस दिए हैं न्यूमेरिकल उनको सॉल्व कीजिएगा। सब बनेगा, सभी थ्योरियाँ आपकी पढ़ा दी गई हैं। ओके गाइस, तो ध्यान देना बेटा, ये है बेटा द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द रिलेशन बिटवीन करेंट फ्लो एंड चेंज इन केमिकल रिएक्शन। जब करेंट फ्लो होता है तो केमिकल रिएक्शन में क्या चेंजेस आते हैं, इसमें रिलेशन का स्टडी करना। और बेटा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जनरली ऑब्जर्व इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ऑब्जर्व कहां करेंगे आप, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। बेसिक चीज अच्छे से कर लीजिए। देखो बेटा, आपने 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हो, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी आप 12th फिजिक्स में पढ़े उसको कहां ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, मेटलिक वायर में। जो ओम्स लॉ पढ़े आपने, रेजिस्टेंस पढ़े आपने, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े आपने, ये सब हम लोग मेटलिक कंडक्टर पे 12th फिजिक्स में काउंट किए। अब वही सब थ्योरियां बेटा हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जनरली ऑब्जर्व इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो बेटा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो ऑब्जर्व कहां होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ऑब्जर्व होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बेटा वो दो टाइप से हम लोग बनाएंगे। एक तो किसी साल्ट को फ्यूज्ड स्टेज में ले लीजिए, या किसी साल्ट को वाटर में या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दीजिए। क्योंकि जब साल्ट फ्यूज्ड स्टेज में आएगा या डिसॉल्व होगा किसी सॉल्वेंट में, तो उसमें बेटा आयन फर्निश्ड होंगे, आयन प्रोड्यूस होंगे। और वही जो आयन है, केटायन और एनायन, वो जब करंट फ्लो में पार्टिसिपेशन करते हैं तो उसी का स्टडी क्या है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो आप इंट्रोडक्शन लाइन तो ये वाली लिख दीजिएगा। ठीक है, जनरली ऑब्जर्व इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। तो बेटा ये आप पहला इंट्रोडक्शन लाइन लिख लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। समझ में आ रहा है आपको? ठीक, तो बेटा अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है में बेटा सबसे पहले हम लोग कुछ छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे और फिर बड़े टॉपिक्स पे चलेंगे। तो बेटा चैप्टर स्टार्टिंग में, चैप्टर में जो हमारे इस चैप्टर में है उसमें बेटा हम लोग नॉन कंडक्टर, कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। तुमने सेमीकंडक्टर या फिजिक्स में आप पढ़ोगे तो मैं इसे यहां से निकाल दे रहा हूं। ठीक है,
नॉन कंडक्टर क्या होते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जो पार्शियली करंट फ्लो करते हैं, उतना स्ट्रांगली नहीं करते जितना कौन करता है बेटा, कंडक्टर। ठीक है, तो बेटा नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो बहुत ही छोटे टॉपिक से पहले इन पे प्राइमरी नॉलेज ले लेते हैं हम लोग, जो आपको एक जनरल नॉलेज है बेटा। ठीक है, तो नॉन कंडक्टर क्या होते हैं बेटा, दो सब्सटेंस which the substance can pass electricity, which cannot pass electricity, तो ये हुई बेटा क्या, दो सब्सटेंस विच कैन नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी, जो बेटा करंट फ्लो नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते। इसमें वुड है, चारकोल है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये सब क्या है बेटा, नॉन कंडक्टर्स है। ओके, और फिर बेटा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर हम लोग काउंट नहीं करते, तो सेमीकंडक्टर पर चलो मैं पहले सेमीकंडक्टर की बात कर लूँ, लेकिन ये सब हमारे टॉपिक, हमारी इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है। तो नॉन कंडक्टर, उसके बाद बात करते हैं बेटा चलो सेमीकंडक्टर। दो सब्सटेंस विच वीकली पास इलेक्ट्रिसिटी, या पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, या वीकली लिख दो बेटा या पार्शियली लिख दो, पार्शियली पास इलेक्ट्रिसिटी, जो पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी में है लेकिन बहुत कम है, कंपेयर देन कंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बेटा, ये नॉन कंडक्टर और कंडक्टर के इंटरमीडिएट होते हैं। ठीक है, तो नॉन कंडक्टर तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी टेम्परेचर पे, या टेम्परेचर का बहुत रोल है बेटा, नॉन कंडक्टर मेल्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन किसी भी टेम्परेचर पे करंट फ्लो नहीं करेगा। कौन बेटा, नॉन कंडक्टर। और बात करेंगे किसकी, सेमीकंडक्टर, दो सब्सटेंस विच पार्शियल या वीकली पास इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, ध्यान देना बेटा, बट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस current flow increase। तो बेटा जिनमें देखो जो कंडक्शन है वो दो ही फैक्टर के कारण होती है। जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन है उसके लिए दो ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, दो ही कारक रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए। एक कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक कंडक्शन वही सब्सटेंस करेंगे, या तो जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो या जिनमें फ्री आयंस हो। दो सब्सटेंस विच कंसिस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन, दो बात अंडरलाइन कर लो अपने दिमाग में। दो सब्सटेंस विच कंसिस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन, सो इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो बेटा जो नॉन कंडक्टर होते हैं इनमें ना तो फ्री आयंस होते हैं ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नो फ्री आयन नॉन कंडक्टर में बेटा याद रखना, नो फ्री आयंस एंड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए या करंट फ्लो के लिए दो फैक्टर चाहिए, दो कंपोनेंट चाहिए उस सब्सटेंस में। एक क्या, या तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो उसमें फ्री आयंस चाहिए। तो बेटा नॉन कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं नॉट कंसिस्ट एनी फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयंस। ठीक है, और जो सेमीकंडक्टर होते हैं बेटा, दिस कंसिस्ट few number of free electron। देखिए बेटा
अगर किसी सब्सटेंस पर फ्यू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है एट रूम टेम्परेचर पे कम नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो सेमीकंडक्टर है, और रूम टेम्परेचर पे न्यूमरस फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो कंडक्टर है, मेटलिक कंडक्टर है। रूम टेम्परेचर पे न्यूमरस फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो, या फ्री आयंस है तो वो क्या है बेटा, कंडक्टर है। तो मैंने बात किया क्या बेटा, नॉन कंडक्टर, प्राइमरी नॉलेज दे रहा हूं मैं भी, ठीक है। दूसरी बात किया मैंने सेमीकंडक्टर बेटा दो सब्सटेंस विच वीकली और पार्शियली पास इलेक्ट्रिसिटी बट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज करंट फ्लो इंक्रीजेस। मीन्स बेटा जो सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ध्यान देना, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये लिख देना है, फिजिक्स के पॉइंट बेटा फिजिक्स में पढ़ेंगे आप। मेरा चैप्टर अलग है लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरा चैप्टर है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं पहले नॉन कंडक्टर क्या होते हैं, फिर बात किया मैंने सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में प्राइमरी नॉलेज, दो सब्सटेंस विच पार्शियल वीकली पास इलेक्ट्रिसिटी बट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज current flow increases respectively, and these consist few number of free electron। चलिए प्राइमरी नॉलेज ले लीजिए, अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जिस एक्चुअल टॉपिक को स्टार्ट करना है उसको पकड़ने के लिए यहां से हम लोग चल रहे हैं। तो बेटा ये पहला हुआ नॉन कंडक्टर, चलो आप भी लिख डालिएगा। दूसरा हुआ सेमीकंडक्टर। अब तीसरी बात कर रहे हैं बेटा कंडक्टर। चलो इसे कॉपी कर लो भाई, ये इंट्रोडक्शन है बेटा, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लाइन है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द रिलेशन बिटवीन करंट फ्लो एंड चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जनरली ऑब्जर्व इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कहाँ ऑब्जर्व होती है बेटा, इसका स्टडी हम लोग करेंगे कहाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करेंगे। तो बेटा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो चैप्टर में हम लोग पहले थोड़ा प्राइमरी नॉलेज ले लिए नॉन कंडक्टर का, विच कैन नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नॉट कंसिस्ट एनी फ्री आयंस आर इलेक्ट्रॉन, इनमें बिल्कुल फ्री आयंस या इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फिर बात की बेटा सेमीकंडक्टर की, इसमें फ्यू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयरफॉर दे आर पार्शियली या वीकली फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और बेटा याद रखना, जब आप टेम्परेचर राइज करेंगे सेमीकंडक्टर पे तो बेटा जो फ्यू इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाद उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे किस पर, सेमीकंडक्टर पे, तो सेमीकंडक्टर कंसिस्ट फ्यू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा बेटा तो इनका करंट फ्लो की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो करेंगे, ठीक है। अब तीसरी बात कर रहे हैं हम लोग, चलिए आपने कॉपी कर लिए, चलो शाबाश कॉपी कर लीजिए। चलो क्वेश्चन एक्चुअल इस चैप्टर के कहाँ से स्टार्ट होंगे वो मैं बता रहा हूँ। तो ये बेटा प्राइमरी नॉलेज, यहाँ से इस चैप्टर के कोई क्वेश्चन नहीं है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है कि कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, याद रखना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। और बेटा नॉन कंडक्टर में तो आप कितना ही टेम्परेचर बढ़ा लो वो मेल्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, लेकिन करंट फ्लो नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा उसमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है बिटवीन कंडक्टिंग जोन एंड वैलेंस जोन। वैलेंस बेटा दो जोन डिसाइड करते हैं, एक वैलेंस जोन और एक कंडक्टिंग जोन। ये डिसाइड करते हैं कि कोई सब्सटेंस करंट फ्लो किसी टेम्परेचर पे करेगा या नहीं करेगा, फिजिक्स में पढ़ेंगे आप। वैसे सॉलिड स्टेट चैप्टर में भी था बेटा, उसको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। एक लेक्चर मुझे लेना है सॉलिड स्टेट में, ठीक है, हो गया। अब थर्ड बात करेंगे बेटा हम लोग, थर्ड बात करेंगे कंडक्टर। तीसरा बेटा जो अपना सब्सटेंस है बेस्ड ऑन द करंट फ्लो, बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ करंट फ्लो की इंटेंसिटी के आधार पर अब जो तीसरा सब्सटेंस है बेटा हमारे नेचर में इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लो के बेस पर, वो है बेटा कंडक्टर, ठीक है। तो हम लोगों का अब चैप्टर स्टार्ट होगा एक्चुअल। तो बेटा कंडक्टर क्या है, कंडक्टर दो टाइप से हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं बेटा, ठीक है। एक है बेटा मेटालिक कंडक्टर,
तो इसकी प्राइमरी डेफिनेशन क्या, विच इजीली पास या विच कैन पास इलेक्ट्रिसिटी, विच इजीली पास इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर, विच इजीली पास इलेक्ट्रिसिटी या इजीली सो करेंट फ्लो एट रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर का बहुत रोल है करेंट फ्लो में भाई। आप बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट पढ़ेंगे करेंट फ्लो में फिजिक्स में, ठीक है, पढ़ चुके होंगे शायद मेरे ख्याल से। विच इजीली पास इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर, विच इजीली पास इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर, consist numerous number of free electron and ions। क्योंकि बेटा वही सब्सटेंस कंडक्टर हो सकते हैं जो न्यूमरस फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस अपने पास रखते हैं। कंसिस्ट न्यूमरस फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री आयन एट रूम टेम्परेचर। तो बेटा ये कंडक्टर, अभी कंडक्टर बेटा दो टाइप से हो सकते हैं, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, या मेटालिक कंडक्टेंस या मेटलिक कंडक्टिविटी बोलते हैं बेटा, मेटलिक कंडक्टिविटी, जिसमें मेटलिक वायर पे हम लोग करंट फ्लो काउंट करते हैं बेटा, मेटलिक वायर पे जो फिजिक्स में आपने पढ़े हो, ठीक है। मेटलिक कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। तो देखो बेटा मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जनरली ऑब्जर्व इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी बेटा उसे क्या बोलेंगे आप, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। तो बेटा एक्चुअली इस चैप्टर में हमको अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है तो हमको करंट फ्लो कहाँ चेक करना है, करंट फ्लो कहाँ स्टडी करना है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी डेवलप होगी दिस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। एक है बेटा मेटलिक कंडक्टिविटी, जिसको ऑलरेडी आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो, फिजिक्स में इसका स्टडी है, और हम लोग बेटा केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। तो बेटा कंडक्टर दो टाइप के, एक मेटलिक कंडक्टर और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो मेटलिक कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी का स्टडी है वो मेटलिक कंडक्टिविटी, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी का स्टडी है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, ठीक है। इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटा? ओके, ध्यान देना अच्छे से, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। तो और याद रखना बेटा, जो कॉन्सेप्ट, मेरी बात को अच्छे सुनना, जो कॉन्सेप्ट आप मेटलिक कंडक्टिविटी पे या मेटलिक कंडक्शन पे फॉलो कर रहे हो, ओम्स लॉ, वही सेम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी पर अप्लाई करेंगे। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा अच्छे से। तो अब हम लोगों का इससे पढ़ना है बेटा का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। हाँ बेटा, मेटलिक कंडक्टिविटी में करेंट फ्लो, ध्यान देना क्या लिख रहा हूं, करेंट फ्लो बाय इलेक्ट्रॉन्स, प्राइमरी जो आपको क्लियर होना चाहिए। मेटलिक कंडक्टिविटी करेंट फ्लो बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में करेंट फ्लो बाय फ्री आयंस। समझ में आ रहा है बेटा, करेंट फ्लो बाय फ्री आयंस। ओके गाइस, चलो छाप लो इसे, कंडक्टर के बारे में प्राइमरी नॉलेज। तो हमको बेटा इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी विच फर्निश्ड बाय फ्लो ऑफ फ्री आयंस। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा। हाँ तो बेटा बात करेंगे आप लोग, जो एक्चुअल चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है वो है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, जिस पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन बनाएंगे बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी या डिफाइन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। चलो क्वेश्चन बना दो पहला, फर्स्ट 2 मार्क क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। ठीक है, अब इसी पर हम लोग का पूरा चैप्टर होगा बेटा, और नए नए न्यू कॉन्सेप्ट इस पर पढ़ेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट इनिशियल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। तो क्या बेटा, द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, the conductivity of electrolytic solution which develop by the movement of ions. Ion means cation and anion, the movement of cation and anion। चलिए दोनों लिख दीजिए, cation and anion। तो ये बेटा एक जनरल डेफिनेशन, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विच डेवलप बाय द मूवमेंट ऑफ cation and anion। ठीक है, अब बेटा फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, नीचे लिख दीजिएगा, नोट करके लिख दीजिएगा, फॉर मेड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक substance फॉर्मेड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक को बेटा आप लोग आयनिक भी लिख सकते हैं, आयनिक सब्सटेंस, क्योंकि बेटा जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस जो आयनिक कंपाउंड होंगे वही इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड है। क्योंकि जब आयनिक कंपाउंड को आप सॉल्यूशन फॉर्म में लेंगे तो बेटा वो केटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाएगा जो आयनिक कंपाउंड है। NaCl को आपने लिए तो Na प्लस और Cl माइनस, दो आपको आयंस मिल जाएंगे। CaCl2 को लिए तो Ca2 प्लस और ट्वाइस Cl माइनस, ये आयंस आपको मिल जाएंगे। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो फॉर्मेड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, ठीक है, टेक एज, किसके रूप में लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, टेक एज इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, टेक एज फ्यूज्ड फॉर्म। आप इसे फ्यूज फॉर्म में ले सकते हैं बेटा, मेल्ट फॉर्म में ले सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस को। जैसे बेटा NaCl है, टेक एज फ्यूज फॉर्म। NaCl को बेटा जब आप फ्यूज करेंगे, फ्यूजिंग करेंगे, इसको मेल्ट करेंगे, फ्यूजिंग करेंगे, तो बेटा Na प्लस एंड Cl माइनस आयन आपको मेल्ट सॉल्यूशन में देगा बेटा। Na प्लस एंड Cl माइनस आयन देगा मेल्ट फॉर्म में। या NaCl को बेटा आप वाटर में डाल दीजिए, सब इलेवन में हम लोगों ने काउंट किया, वाटर सॉल्वेंट है बेटा, सॉल्वेंट में डाल दीजिए, वाटर में डाल दीजिए NaCl को, तो बेटा दिस आल्सो डिसोसिएट इन केटायन Na प्लस एंड एनायन Cl माइनस। ओके गाइस, याद रखिए बेटा, ठीक है। तो बेटा याद रखिए, फॉर्मेड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस टेक एज फ्यूज फॉर्म आर डिसॉल्व in take as dissolve form, take as dissolve form मीन्स बेटा किसी में डिसॉल्व कर दीजिए, किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व फॉर्म। चलिए प्राइमरी नॉलेज नोट के लिए डिफाइन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, तो बेटा ये डेफिनेशन लिखना है, द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विच डेवलप बाय द मूवमेंट ऑफ केटायन एंड एनायंस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। समझ में आ रहा है, कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। चलिए
प्राइमरी क्वेश्चन है फॉर्मेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी को चेक करने के लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को चेक करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आप दो टाइप से बना सकते हैं, टेक इज फ्यूज फॉर्म, फॉर्मेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस जो है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, ठीक है, टेक इज फ्यूज फॉर्म आर टेक इज डिसॉल्व फॉर्म। या तो उसको फ्यूज कर दी उस साल्ट को, या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व फॉर्म में आप ले सकते हैं। फ्यूज फॉर्म में लोगे तो भी वो केटायन एनायन देगा, और डिसॉल्व फॉर्म में लोगे तो भी वो केटायन एनायन देगा। और केटायन एनायन वाले उस सॉल्यूशन को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए, तो केटायन एनायन मूव करेंगे, और केटायन एनायन का मूवमेंट ही आयनिक मूवमेंट है, आयनिक कंडक्टिविटी है। तो बेटा याद रखना, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, इसके प्लेस पर एक नया टर्म और भी आप लिख सकते हैं बेटा, डिफाइन आयनिक कंडक्टिविटी। आयनिक कंडक्टिविटी एक ही टर्म है बेटा, आयनिक कंडक्टिविटी। डिफाइन आयनिक कंडक्टिविटी पूछे आपको, या डिफाइन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी पूछे आपको यही डेफिनेशन लिखना है। द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विच डेवलप बाय, किसके कारण उत्पन्न होती है बेटा? या विच फर्निश्ड बाय द मूवमेंट ऑफ केटायन एंड एनायन। डेवलप लिख दो या फर्निश्ड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, ठीक है। फॉर्मेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं, वन बाय वन, चलो इसे कॉपी कर लीजिए आप। फॉर्मेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, ठीक है, को आप कैसे लेंगे बेटा? या तो फ्यूज फॉर्म में लेंगे, या टेक एज डिसॉल्व फॉर्म, या तो उसे मेल्ट कर देंगे, या उसे किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व फॉर्म में यूज करेंगे। क्योंकि मेल्ट करने पर भी वो डिसोसिएट होगा केटायन एनायन में, कॉन्स्टिट्यूएंट्स केटायन और एनायन में, और डिसॉल्व करने पर किसी सॉल्वेंट में भी वो डिसोसिएट होगा कॉन्स्टिट्यूएंट्स केटायन और एनायन में। और जिस सॉल्यूशन में केटायन एनायन है बेटा, जिस भी सॉल्यूशन में केटायन और एनायन है, इस सॉल्यूशन को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए। ये दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और बैटरी से अटैच कर दो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स बैटरी से अटैच कर दो, तो बेटा यहाँ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये केटायन नेगेटिव प्लेट की ओर चलने लगेगा, एनायन पॉजिटिव प्लेट की ओर चलने लगेगा, ओके। और ये मूवमेंट जो है बेटा किसका? आयनों का। यही है आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, ओके गाइस। कुल मिला के बेटा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है, ये लिक्विड मीडियम की कंडक्टिविटी है, और जो मेटलिक वायर में आप फिजिक्स में कंडक्टिविटी पढ़ते हो वो सॉलिड मीडियम की कंडक्टिविटी है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी लिक्विड मीडियम का कंडक्टिविटी है, और मेटलिक कंडक्टिविटी सॉलिड मीडियम का कंडक्टिविटी है। तो एक बात और लिख दो, तो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी सब पॉइंट लिखो, सभी पॉइंट लिखो बेटा, ऐसे करके लिख दीजिए। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ, इसको भी एक डेफिनेशन मान सकते हैं आप। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड मीडियम, लिक्विड मीडियम, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी किसकी कंडक्टिविटी बेटा? लिक्विड मीडियम की। जबकि बेटा आप फिजिक्स में मेटलिक वायर की कंडक्टिविटी, मेटलिक वायर है, कापर वायर है, एल्युमिनियम वायर है, कोई भी मेटलिक वायर का कंडक्टिविटी आप पढ़ते हो कहाँ? फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है बेटा आपने को? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी मीन्स लिक्विड मीडियम की। वो जो लिक्विड मीडियम है वो मेल्ट सॉल्यूशन भी हो सकता है, या वो एक्वस सॉल्यूशन भी हो सकता है, कोई वाटरी सॉल्यूशन हो सकता है, इसमें साल्ट डिसॉल्व होता है, ओके गाइस, ठीक है बेटा। लिक्विड मीडियम कंडक्टिविटी, लिक्विड मीडियम इन विच current flow done by, in which current flow done by cation in movement of cation in anion, movement of cation in anion। तो बेटा आपके पास अब दो डेफिनेशन है, या तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख दीजिए, या आप ये वाली डेफिनेशन लिख दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड मीडियम इन विच करेंट फ्लो डन बाय मूवमेंट ऑफ केटायन इन एनायन। चलिए तो बेटा आप ऐसे डेफिनेशन लिख दो।
आपको हर एक एंगल से समझना है, आपको बेसिक चीज़ समझ में आना चाहिए। तो लिक्विड मीडियम की जो कंडक्टिविटी है बेटा वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है, और सॉलिड मीडियम में जो कंडक्टिविटी पढ़ते हो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, इसमें मेटलिक वायर की कंडक्टिविटी आप पढ़ते हो, ठीक है। तो हम लोग केमिस्ट्री में लिक्विड मीडियम की कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। और लिक्विड मीडियम कैसे बनाया गया बेटा, किसी साल्ट को मेल्ट फॉर्म में लेके या किसी साल्ट को डिजोल्व फॉर्म में लेके। ओके गाइस, इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके चलिए ठीक है, चलो छाप लो, इसे पूरा छाप लो और एक एक लाइन पढ़ा करो, खुद को समझाया करो। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आए, इसलिए बार बार रिवाइज करता हूं। इतना लेंदी लेक्चर इसलिए बनता है कि मुझे सभी बच्चों को देखना है, किसी को बहुत जल्दी कैच हो जाता है, किसी को स्लोली कैच होता है, ठीक है बेटा, ध्यान देना। हो गया, क्लियर हो गया? द मूवमेंट ऑफ केटायन एंड एनायन। अब बेटा बात करूंगा, मैंने लिखा हूं बेटा, देखिए नोट में, फार मेड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस टेक एज फ्यूज फॉर्म। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? चलिए बेटा, चलो एक क्वेश्चन फिर बना लेते हैं हम लोग। कॉपी कर लिया आपने वाला? हर चीज आपको चेक करना है। तो बेटा व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस? इलेक्ट्रोलाइटिक क्वेश्चन बना लो, चलो एक, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, डिस्क्राइब इट टाइप, डिस्क्राइब इट्स टाइप। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जिन्हें मेल्ट फॉर्म में या डिजॉल्व फॉर्म में लेके हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर वहां कंडक्टिविटी चेक करेंगे। तो उससे क्या बोले आपने, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। तो बेटा व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, डिस्क्राइब इट्स टाइप। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, आंसर लिख दीजिए इसका। चलिए, बड़े बेसिक प्राइमरी क्वेश्चन है जो 11 में भी करे हम लोगों ने, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, याद होगा आपको। इलेक्ट्रो दो सब्सटेंस, चलिए आंसर लिखिए बेटा, और समझ के लिखना है। दो सब्सटेंस विच डिकम्पोज या डिसोसिएट इन कंपोनेंट cation and anion, component cation and anion in fused state or dissolved form। तो यह बेटा दो सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन कंपोनेंट केटायन एनायन या कॉन्स्टिट्यूएंट्स केटायन एनायन इन फ्यूज स्टेट और डिसॉल्व फॉर्म। क्योंकि बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के लिए आपको ऐसे सब्सटेंस लेना है जो डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स केटायन और एनायन में, और केटायन एनायन को फ्री कर देते हैं बेटा फ्यूज फॉर्म में या डिसॉल्व फॉर्म में। ओके, डिसॉल्व फॉर्म। ओके, दे आर, एग्जाम्पल लिख लेना बेटा इसके। एग्जाम्पल, दे आर आयनिक साल्ट, आयनिक साल्ट, एग्जाम्पल आयनिक साल्ट हो सकते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है, NaCl है, ठीक है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट है। ओके, ध्यान देना, ये न्यूमरस आयनिक साल्ट है, फर्स्ट या सेकेंड की मेटल, कुछ डी ब्लॉक की मेटल के साथ, फर्स्ट या सेकेंड की मेटल जब ऑक्सीजन हेलोजन ग्रुप के नॉन मेटल के साथ कंपाउंड बनाएगी तो आयनिक कंपाउंड बनाएगी। कुछ डी ब्लॉक मेटल अगर स्ट्रॉन्ग एनायन के साथ से, सल्फेट एनायन है, नाइट्रेट एनायन है, इनके साथ भी अगर बेटा साल्ट बनाती है सल्फेट नाइट्रेट के साथ, तो भी वो आयनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। तो आयनिक साल्ट एग्जाम्पल हो गया बेटा जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, ये सब, ठीक है। और भी बहुत से सेकेंड की मेटल के बना सकते हैं आप बेटा। एसिड एंड बेस,
तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के 3 एग्जाम्पल हो सकते हैं। कौन कौन से? आयनिक साल्ट, एसिड एंड बेस। तो 3 एग्जाम्पल याद रखना किसके बेटा? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, डिस्क्राइब इट्स टाइप। तो 3 एग्जाम्पल है, इसके टाइप नहीं है, ठीक है। 3 एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आयनिक साल्ट, एसिड बेटा जैसे HCl है, HNO3 है, ठीक है, H2SO4 है। देखिए बेटे जब इन्हें आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो H+Cl- आयन देगा, H+ नाइट्रेट आयन देगा, H+ बाईसल्फेट आयन देगा, ठीक है। बेस है बेटा NaOH, ठीक है, NH4OH, KOH, ये बेसिस है बेटा। ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस के। किसके एग्जाम्पल है? और इन्हीं का क्या बनाना है? सॉल्यूशन। और किसका स्टडी करना है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी का। चैप्टर को 1 by 1 पूरे बच्चे टाइप का आपको समझा रहा हूं, आ रहा है समझ में? तो एग्जाम्पल लिख लो बेटा, आयनिक साल्ट, एसिड एंड बेस, ठीक है। एंड साल्ट ऑफ एसिड एंड साल्ट ऑफ बेस भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो साल्ट में आ जाएंगे, साल्ट ऑफ एसिड, साल्ट ऑफ बेस, वो सब आयनिक साल्ट में आ जाते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ठीक है, तो ध्यान दे, चल छाप ले। क्वेश्चन बना, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, डिस्क्राइब इट्स टाइप। ये 11th का भी क्वेश्चन था। अब इसके टाइप की बात करेंगे बेटा। दे आर 2 टाइप, नीचे लिख दीजिए 2 टाइप, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस भी होते हैं। चलिए, ये 2 टाइप के होते हैं बेटा। पहला क्या बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा क्या बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनका रोल है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में। अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस डाले हो तो कंडक्टिविटी थोड़ी कम मिलेगी, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस डाले हो तो कंडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी। चलिए छाप लीजिए इसे। चलिए, 2 टाइप से काउंट करना पड़ेगा इसको, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल क्या है इलेक्ट्रोलाइट के? आयनिक साल्ट, एसिड एंड बेस। तो इन सबको जब भी आप डिसॉल्व करेंगे या जब भी इनको आप मेल्ट करेंगे तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स केटायन एनायन में डिसोसिएट हो जाएंगे, और इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन रख दिया आपने इनके सॉल्यूशन को, तो इनके केटायन एनायन मूवमेंट करने लगेंगे। ओके, और वही है बेटा क्या? आयनिक कंडक्टिविटी, या वही क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। और इसी कंडक्टिविटी को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। कोई दिक्कत? शाबाश। तो बेटा अब हम बात करेंगे व्हाट इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। धीरे धीरे हम लोग अपने चैप्टर को आप एक्सटेंड कर रहे हैं बेटा। तो वो सटीक क्लियर कट याद होना, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्यों, वाई। तो बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्वेश्चन बना लो, व्हाट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट what is weak electrolyte and strong electrolyte? Strong electrolyte, तो अपना वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। व्हाट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब समझना बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एंड एक चीज और अटैच कर दे रहा हूं, एक क्वेश्चन का एक पार्ट और अटैच कर दे रहा हूं। एंड डिस्क्राइब देयर कंडक्टिविटी एंड डिस्क्राइब देयर कंडक्टिविटी। व्हाट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड डिस्क्राइब देयर कंडक्टिविटी। समझना बेटा, बहुत प्यारा टॉपिक है। भला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आगे के लिए बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारी थ्योरी है इस क्वेश्चन में। अगर आप मैं एक्सप्लेन करूंगा तो पूरी जान लगा दीजिएगा इसमें आप, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा, चलो HCl है बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड। HCl है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ए भी एसिड है, ए भी एसिड है,
मुझे पता है बेटा ये वीक है और मुझे पता है बेटा ये स्ट्रांग है, तो आपको भी अब पता होने वाला है कि ये वीक क्यों है और ये स्ट्रांग क्यों है। बेटा मेरे पास है NaOH और NH4OH, ये बेस है बेटा। मुझे पता है कि ये स्ट्रांग, देखिए पूरी केमिस्ट्री के स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस मैंने 11th केमिस्ट्री में लिखवा दिया हूँ, आप नोट्स चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे क्वेश्चन थोड़ा अलग है बेटा कि वीक और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या है और डिस्क्राइब देयर कंडक्टिविटी, और ये कंडक्टिविटी के बारे में भी चर्चा करना है हमें, तो समझना है। तो बेटा वीक स्ट्रांग, ये वीक और स्ट्रांग एसिड है, ये वीक बेस है, ये स्ट्रांग बेस है, ये स्ट्रांग एसिड है। तो किसी, मैं या तो एसिड पे डिस्क्राइब कर सकता हूँ, एग्जाम्पल दे सकता हूँ, या बेस से समझा सकता हूँ। तो चलो मैं, ये है बेटा वीक एसिड, मैं एसिड से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं बेस से भी कर सकता हूँ, मैं साल्ट से भी कर सकता हूँ, सब पर एक ही कॉन्सेप्ट है। तो वीक एसिड है, मुझे पता है ये वीक एसिड है बेटा, तो मुझे अब बताना है कि आपको बताना है कि वीक क्यों है। देखो बेटा इस वीक एसिड को मैंने, इसका 1 मोल लिया, ध्यान दीजिए, इसका 1 मोल लिया। स्ट्रांग एसिड है बेटा, इसका भी 1 मोल लिया, ध्यान देना। वीक एसिड है, इसका 1 मोल लिया। ये स्ट्रांग एसिड है, या बेस ले लो या साल्ट ले लो, तो एक वीक लिया और एक स्ट्रांग लिया। अब आपको पता चलेगा कि HCl वीक क्यों है और HCl स्ट्रांग क्यों है। तो ध्यान दो बेटा, मैंने इसका भी 1 मोल लिया, इसका भी 1 मोल लिया, ध्यान देना 1 मोल लिया हूं मैंने। टेकिंग मोल कितने हैं बेटा? 1 मोल, ठीक है, समझना। अब बेटा इसको 10 ml सॉल्वेंट का वॉल्यूम है ये, 10 ml सॉल्वेंट में HCN को डिसॉल्व किया। तो देखिए ये H+ और Cn- में, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, इसे आप सॉल्वेंट में डालोगे या फ्यूज करोगे तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स केटायन एनायन में डिसोसिएट होगा ही। अरे होगा तब तो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो बेटा ये काय में डिसोसिएट H+ और Cn- में लिया कितना बेटा मैंने? 1 मोल। तो इन्हें H+ जो दिया वो 10⁻⁵ मोल H+ आयन और 10⁻⁵। HCN मैंने कितना मोल लिया? 1 मोल। लेकिन इसको 10 ml में डाला फॉर एग्जाम्पल, तो ये बहुत कम टूटा बेटा, बहुत कम डिसोसिएट हुआ। किस पर? 10 ml डाइल्यूशन पर। डाइल्यूशन है 10 ml। मैं अभी किस पे बात कर रहा हूं बेटा? वीक पर, और बता रहा हूं कि ये वीक क्यों है, क्यों वीक में क्लासिफाइड हुआ है। फिर बेटा मैंने इस पर थोड़ा डाइल्यूशन और बढ़ा दिया, 100 ml में डिसॉल्व किया, तो ये H+ और Cn- आयन थोड़ा ज़्यादा दे रहा है बेटा, -4। देखिए 10 ml पे 10⁻⁵ मोल H+ दे रहा है और उतना ही Cn- दे रहा है। 100 ml पे थोड़ा ज़्यादा टूटा है, लिया कितना हूँ मैंने? 1 मोल लिया हूँ, याद रखना। अब जो डिसोसिएट स्पीसीज है वो 1 से बहुत 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 कम मिल रही है। जो डिसोसिएट स्पीसीज है लिया मैंने 1 मोल और मिल कितना रहा है? डिसोसिएट कितना मिल रहा है? वेरी वेरी लेस देन 1, वेरी वेरी लेस देन 1। कितने पर? 10 ml पे। 100 पे थोड़ा ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर इससे कंपेयर करो तो बहुत कम है। 1 से कंपेयर करो तो 10⁻⁴ बहुत कम वैल्यू है। तो इसमें डिसोसिएट स्पीसीज जो है, टूटने वाली स्पीसीज, वो बहुत कम मिल रही है। हाँ, लेकिन डाइल्यूशन बढ़ाने पे बढ़ रही है। यहाँ 10 ml पे 10⁻⁵ डिसोसिएट मिली और 100 ml पे 10⁻⁴ मोल डिसोसिएट मिली। अब बेटे थोड़ा 1000 ml कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। 1000 ml पे H+ और H+ एंड Cn- शायद थोड़ा ज़्यादा मिला, 10⁻³ मिला। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। लेकिन बेटा ये भी बहुत कम है कंपेयर देन टेकिंग मोल कितना है? 1 मोल कंपेयर में बहुत कम है। इज दैट क्लियर? तो ये बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट का नेचर है। देखो क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, कि एट एनी डाइल्यूशन, आप 10 ml ले लो, 100 ml ले लो, 1000 ml ले लो,
इसमें जो डिसोसिएट स्पीसीज का कॉन्सेंट्रेशन है वो टेकिंग मोल कितना है बेटा, 1 मोल, उसके कंपेयर में बहुत 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 कम है। 10,000 ले लो, 10,000 ml, तो भी ये शायद आप 10⁻² मोल H+ एंड Cn- दे रहा है। लेकिन एक बात और देख रहे हैं आप साथ साथ कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते हैं इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टूटने की मात्रा, डिसोसिएट होने की पावर बढ़ती जाती है, लेकिन ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। आपने लिए है 1, अभी तक 10,000 ml पे भी आपको कितना मिला बेटा, 10⁻² मोल H+ और 10⁻² मोल Cn-। इस टाइप के कैरेक्टर जो शो करता है, इस टाइप के कैरेक्टर जो शो करता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और बेटा चलो अब V, ये V की वैल्यू बेटा, V यहाँ V कितना है, वॉल्यूम 10 ml, यहाँ V कितना है 100 ml, यहाँ V कितना है 1000 ml, और यहाँ V कितना है 10,000 ml। अब चलो V = इनफाइनाइट ml करो, तो आप देख रहे हैं कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है। तो V = इनफाइनाइट ml करेंगे आप, ध्यान दे भाई छोटे, V = इनफाइनाइट ml करेंगे तो धीरे धीरे देखो आप -5, -4, -3, -2, 1 तो मिलेगा आपको, 1 मोल H+, 1 मोल Cn-। तो बड़े कम देखो, लिए आपने 1 मोल थे और डिसोसिएट स्पीसीज 1 मोल कब मिलेगी, इनफाइनाइट ml पे। मतलब ये कंप्लीटली डिसोसिएट किस वॉल्यूम पे होते हैं बेटा, इनफाइनाइट वॉल्यूम पे होते हैं। तो ये है बेटा किसका नेचर है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या नेचर आया कि एट एनी डाइल्यूशन, एनी में क्या क्या काउंट कर लो आप, 10 ml, 100 ml, 1000 ml, 10,000, एट एनी डाइल्यूशन दे आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट। हाँ, ये कंप्लीटली डिसोसिएट कब होंगे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। भाई जब धीरे धीरे डाइल्यूशन बढ़ाने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएट स्पीसीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो कोई ना कोई एक ऐसा डाइल्यूशन तो मिलेगा जिसमें आप पूरी तरह ही क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट। जब बेटा ये H+ और Cn- 1 मोल मिलेंगे तो ये HCN अनडिसोसिएट कितना मिलेगा, 0। लेकिन ये होगा कहाँ, V = इनफाइनाइट ml पे। इज दैट क्लियर? तो बेटा क्या डेफिनेशन आई, दो सब्सटेंस which not completely dissociate, दो substance which does not completely dissociate at high dilution, at any high dilution। हाँ, किस पर कंप्लीट डिसोसिएट होंगे, V = इनफाइनाइट पर तो काउंटेबल नहीं है ना। 10 ml, 100 ml, 1000, 10,000 ml पे भी ये पूरी के पूरा टूट नहीं रहे हैं। लिए थे 1 मोल, 1 से बहुत बहुत कम मिल रही है क्या, डिसोसिएट स्पीसीज। समझना किसकी डेफिनेशन सामने आ रही है बेटा, ये जो एग्जांपल समझा रहा हूं तो किसकी डेफिनेशन सामने आ रही है, दो सब्सटेंस विच नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट एट एनी हाई डाइल्यूशन या वॉल्यूम, डाइल्यूशन को वॉल्यूम भी बोल सकते हैं आप, एट एनी हाई डाइल्यूशन, ओके, डज नॉट कंप्लीट डिसोसिएट एट एनी हाई डाइल्यूशन, बट when dilution increases, the degree of dissociation increase। देखिए बेटा, डाइल्यूशन इंक्रीज करो या टेम्परेचर इंक्रीज करो, टेम्परेचर भी इंक्रीज करेंगे तो H और Cn के बिटवीन ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो H+ और Cn- आयन अधिक से अधिक फ्री होंगे। तो मैं यहाँ एक बात और ऐड कर दे रहा हूं, व्हेन डाइल्यूशन एंड टेम्परेचर, ऐसा लिख दे रहा हूं बेटा, दोनों चीज काउंट कर रहा हूं, व्हेन डाइल्यूशन एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस
ये बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट है जो आगे इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। दो सब्सटेंस विच डज नॉट कंप्लीट डिसोसिएट एट एनी हाई डाइल्यूशन। एग्जाम्पल आपके सामने, तुम 10 ml करो तो बहुत कम टूट रहा है, 100 करो तो थोड़ा ज़्यादा, लेकिन 1 के कंपेयर में बहुत कम है, क्योंकि 1 के कंपेयर में 10⁻⁴ वैल्यू अनकाउंटेबल है। ठीक है, 1000 पे भी टूट रहा है, थोड़ा ज़्यादा टूट रहा है, लेकिन 1 के कंपेयर में कम ही है, 10⁻3। 10,000 पे भी थोड़ा ज़्यादा टूट रहा है, लेकिन 1 के कंपेयर में कम ही है, 10⁻2 है। इसका मतलब ये ऐसा कोई हाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंप्लीटली क्या हो सकता है बेटा, डिसोसिएट। जब 1 मोल H+ देगा और 1 मोल Cn- देगा। तो क्या बेटा, दो सब्सटेंस विच डज नॉट कंप्लीट डिसोसिएट एट एनी हाई डाइल्यूशन, बट when dilution means volume of solvent and temperature increases, their degree of dissociation increases respectively. द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटे वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन लिख लो आप। क्या डेफिनेशन आई बेटा, दो सब्सटेंस विच डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट एट एनी हाई डाइल्यूशन। कंप्लीटली किस पर टूटेगा, V = इनफाइनाइट पर। वो तो एक कल्पना हो गई, इमेजिनेशन हो गया, लेकिन किसी भी हाई डाइल्यूशन पे कंप्लीटली नहीं टूट रहा है। लिए वो 1 मोल, लेकिन 1 से 1 टूटी हुई स्पीसीज, डिसोसिएट स्पीसीज का जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 से वेरी वेरी लेस मिल रहा है। हाँ, लेकिन एक बात देख रहे हो कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, ध्यान दे इधर, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है। लेकिन ये किसी भी काउंटेबल डाइल्यूशन पे, किसी भी काउंटेबल डाइल्यूशन पे कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। कंप्लीटली किस पर होंगे, इनफाइनाइट पे। वो तो काउंटेबल नहीं है ना भाई। तो बेस्ट डेफिनेशन किसकी बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, रिस्पेक्टिवली नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। चाहे वो वीक एसिड हो या वीक बेस हो या वीक साल्ट हो, नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। तो बेटा जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, इनके डिसोसिएट होने का नेचर बढ़ेगा। ओके गाइस, अब देखो बेटा जो आयनिक कंडक्टिविटी है, पहला पॉइंट लिख डालो, डेफिनेशन हो गई किसकी बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन लिख दो पहला पॉइंट में। चलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन लिख दीजिए पहला पॉइंट में, द बेस्ट डेफिनेशन। और ये डेफिनेशन से आपको आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। डाइल्यूशन मीन्स वॉल्यूम बढ़ाओ तो इनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टूटने की मात्रा बढ़ेगी, या टेम्परेचर बढ़ाओ तो बढ़ेगी। क्यों टेम्परेचर बढ़ाओगे तो H+ और Cn- के बीच में बॉन्ड ब्रेक होने के चांसेस बढ़ेंगे। कुल मिला के बेटा जब आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे या टेम्परेचर बढ़ाओगे, ध्यान देना, डाइल्यूशन बढ़ाओगे या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिसोसिएशन होगा, ज़्यादा आयंस। और याद रखना बेटा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है, ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयन। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में करंट फ्लो कौन करते हैं, आयन। मेटेलिक कंडक्टिविटी में करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन। तो जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और नंबर ऑफ आयंस कब बढ़ रहे हैं, जब आप या तो क्या बढ़ाओ, डाइल्यूशन, या क्या बढ़ाओ, टेम्परेचर। समझना अच्छे से, जब आप डाइल्यूशन बढ़ाओ तो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ाओ तो भी बढ़ेगा। मीन्स बेटा अगर किसी सॉल्यूशन में आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट डाले हो तो डाइल्यूशन बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ेगी एंड टेम्परेचर बढ़ाने पे भी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। चलिए इन सब पॉइंट को लिख दीजिएगा। ओके, मेरा कपड़ा छूट गया बेटा, सॉरी, 1 मिनट। हाँ चलिए, ये पहला पॉइंट लिखिए डेफिनेशन में। आप ये समझ में आ गई पूरी प्रोसेस, ये प्रोसेस याद रखना, बहुत काम किया बॉस। आप सेकेंड पॉइंट,
चलिए पहला पॉइंट लिख डालो बेटा, सेकेंड पॉइंट लिख डालो। सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट लिख रहा हूं, इसके नीचे लिखना है आपको है। सेकेंड पॉइंट किस पर बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। सबसे पहले बात करूंगा मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, फिर बात करेंगे इसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर। व्हेन डाइल्यूशन एंड टेम्परेचर इंक्रीजेज, व्हेन डाइल्यूशन एंड टेम्परेचर इंक्रीजेज, when dilution and temperature increases, electrolytic conductivity of weak electrolyte electrolytic conductivity of weak electrolyte increases continuously. Why? due to increase लिखा हूं बेटा, ड्यू टू इंक्रीज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ड्यू टू इंक्रीज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट लिख डाले। किस में लिख रहे हैं बेटा? पहले हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, तो और फिर बोलता है डिस्क्राइब देयर कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी को भी डिस्क्राइब कर दिया मैंने कि व्हेन डाइल्यूशन एंड टेम्परेचर इंक्रीज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली ड्यू टू इंक्रीज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके गाइस, समझ में आ गया? दो पॉइंट काउंट करो और एग्जाम्पल, थर्ड पॉइंट में बेटा एग्जाम्पल काउंट कर लो। किसके? वीक इलेक्ट्रोलाइट के। तो कुछ खास बड़े पॉपुलर एग्जाम्पल मैं लिखवा दे रहा हूं बेटा। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, एग्जाम्पल लिख लो। सॉरी, एग्जाम्पल HCl, ये वीक एसिड है। NH4OH ये वीक बेस है। CS3COOH ये वीक एसिड है। ये सब किसके एग्जाम्पल से बेटा? सब याद करके रखो, काम आएगा। HCl, NH4OH, CS3COOH, दे आर वीक एसिड, दिस आल्सो वीक एसिड। ये कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, एसिटिक एसिड वीक एसिड है। NH4OH वीक बेस है, समझ में आ रहा है? और वीक बेसिस में काउंट करना है तो FeOH रहा है, जो डी ब्लॉक या F ब्लॉक एलिमेंट के जो बेसिस होते हैं बेटा, ये भी सब वीक बेसिस होते हैं। या पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये सब वीक बेसिस हैं। या जिंक हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेसिस हैं। ठीक है, याद रखिए। तो ये बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल, ये वीक एसिड, ये वीक बेस, ये वीक एसिड। वीक एसिड और भी अपने पास बहुत से, H3PO4 वीक बेस है, वीक एसिड है बेटा। ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, बाकी वीक बेस है। वीक साल्ट भी होते हैं। तो कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल लिख डाले। ये किसके एग्जाम्पल हुए? वीक एसिड या वीक बेस। वीक साल्ट में आप एल्युमिनियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है, ये वीक साल्ट होते हैं बेटा, समझ में आ रहा है ना? ओके। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट पे हमारी नोट्स तैयार हो गई। पहला पॉइंट डेफिनेशन में, और डाइल्यूशन एंड टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी आयनों के नंबर ऑफ आयंस के प्रोपोर्शनल चलती है। ठीक है बेटा, वेरी गुड बेटा। अब सेकेंड बात कर रहे हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बेटा? चलो HCl मुझे पता है कि स्ट्रॉन्ग है, अब आपको पता होगा कि स्ट्रॉन्ग क्यों है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या H2SO4 ले लो, या HNO3 ले लो, कोई भी ले सकता हूं मैं। चलिए, मुझे पता है बेटा कि एक या कोई साल्ट ले लो बेटा, NaCl जैसे साल्ट, ये सब स्ट्रॉन्ग, जितने भी आयनिक साल्ट है सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ऑल आयनिक साल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जो लेस आयनिक या थोड़े ज़्यादा कोवेलेंट साल्ट है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेटा। तो चलिए HCl को आप 1 ml में डालो,
1 ml सॉल्वेंट में डाइल्यूशन कितना रखा बेटा 1 ml, कितना मोल लिया इसके आपने 1 मोल लिए। तो ये बेटा H प्लस और Cl माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा 1 ml में, और आपको ताजुब होगा कि आप इसे 1 ml में डालो या इसे आप 10 ml में डालो या इसे आप 100 ml में डालो, आप 1 ml में डालो, 10 ml में डालो या 100 ml में डालो, अगर ये स्ट्रांग है तो इन सबका एक ही नेचर होगा। वो नेचर क्या होगा बेटा, जो H प्लस और Cl माइनस है आपको 1 मोल मिल जाएंगे, और जो अनडिसोसिएट है ये 0 मिलेगा। 1 ml पे भी वही स्टोरी शो करेगा, सेम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 10 ml पे भी सेम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 100 ml पे भी सेम। म्हणजे आप 1 ml सॉल्वेंट में डालो या 1000 ml सॉल्वेंट में डालो, ये पूरा का पूरा टूटेगा। बस बोले मेरे को पानी दे दो मैं टूट जाऊंगा, थोड़ा सा एक बूंद भी दोगे तो मैं टूट जाऊंगा। ये होते मेरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक क्या होते थे, किसी भी डाइल्यूशन पे कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे थे। हाँ, जब आप वहाँ डाइल्यूशन बढ़ा रहे थे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा था, जस्ट पहले अभी समझाया हूँ मैंने आपको। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बेटा, किसी भी डाइल्यूशन पे, चाहे वो 1 ml हो, चाहे वो 100 ml हो, चाहे वो 1000 ml हो, किसी भी डाइल्यूशन पे ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। 1 ml पे भी ये उतना ही टूटेगा और 1000 ml पे भी ये उतना ही टूटेगा। इस बात को याद रखना, ये 1 ml पे भी उतना ही टूटता है और 1000 ml पे भी उतना ही टूटता है। तो पहला पॉइंट, दोज इलेक्ट्रोलाइट विच completely dissociate at any low dilution, at any dilution कर दो, चाहे लो हो या हाई हो, at any dilution। जबकि वीक क्या थे बेटा, किसी भी हाई डाइल्यूशन पे भी कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो रहे थे। ये 1 ml पे भी 1 मोल दे रहा है, 1000 ml पे भी 1 देगा। इसका अनडिसोसिएट फॉर्म, इसका जो HCl फॉर्म है वो किसी भी डाइल्यूशन या वॉल्यूम पे 0 मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा इस फॉर्म में आ जाएगा 1 मोल किसी भी डाइल्यूशन पे। दोज इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीट डिसोसिएट एट एनी डाइल्यूशन कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलिए बेटा ये पॉइंट लिख दीजिए, पहला पॉइंट। अब देखिए बेटा, अब आप यहाँ डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो 1 ml पे भी उतना ही टूटेगा, 1000 पे भी उतना ही टूटेगा, 10,000 पे भी उतना ही डिसोसिएट होगा। तो इनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 1 ही होता है, जबकि वीक के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 कब मिला था, इनफाइनाइट पे। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखिए बेटा, समझना, मैं एक बात बता रहा हूं, एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान देना बेटा, बस 5 मिनट और। बेटा ये आपने 10 ml सॉल्वेंट लिया, कोई भी सॉल्वेंट, वाटर ले लिया, इस पे आपने बेटा NaCl डाला या HCl डाला। तो HCl तो आपको मालूम है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये 1 ml पे भी उतना ही टूटेगा, 10 ml पे भी उतना ही टूटेगा, पूरा का पूरा टूटेगा, कंप्लीटली टूटेगा। 1000 पे भी कंप्लीट टूटेगा, जितना 10 पे टूटेगा उतना ही 1000 पे टूटेगा, डिसोसिएट होगा। मंजे तो बेटा इन्हें दिया H प्लस और Cl माइनस, ये भी 1 मोल और ये भी 1 मोल लिए आपने, कितना था 1 मोल, लेकिन ये पूरा टूट गया। 1 मोल केटाइन दिया, 1 मोल एनाइन दिया। अब बेटा आप अब यहाँ 10 ml है, अब यहाँ आप डाइल्यूशन बढ़ाओ, 100 ml कर दो, तो क्या इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। 1000 ml कर दो तो क्या आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये तो 10 ml पे पूरा टूट गया है। लेकिन फिर भी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन बढ़ाने पे कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा था। लेकिन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे, 10 ml से 100 ml कर दो, या फिर आप 1000 ml कर दो। 1000 ml वाटर या सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ाते जाओ, किसमें बेटा? स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट अगर आपने डाले हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों बेटा?
भाई कंडक्टिविटी इसलिए बढ़ेगी, आयनों के नंबर तो वही रहेंगे, 10 ml पे भी उतने ही आयन मिलेंगे, 1000 ml पे भी उतने ही आयन मिलेंगे। लेकिन जब आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो केटायन है ना, डाइल्यूशन बढ़ाओगे। अब देखो ये दो आयन केटायन और एनायन 10 ml में, अगर यही दो आयन 100 ml में होंगे तो इनके बिटवीन डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो इनके बिटवीन जो आयनिक अट्रैक्शन है वो कम होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा ना। 1000 ml में यही दो आयन है तो और डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो इनके बिटवीन आयनिक अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो फ्री मूवमेंट बढ़ जाएगा, फ्री मूवमेंट बढ़ जाएगा। इंटर आयनिक अट्रैक्शन नेग्लेजिबल होते जाएगा, कम होते जाएगा, और फ्री मूवमेंट बढ़ेगा तो इनका काइनेटिज्म या काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इनका मूवमेंट बढ़ जाएगा, मूवमेंट बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेकेंड पॉइंट बेटा, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंडक्टिविटी पे बात कर लेते हैं दूसरा, यहां सर, व्हेन डाइल्यूशन आर टेम्परेचर increases, when dilution or temperature increases, ठीक है, the conductivity of strong electrolyte also increase. Why? क्यों? Due to decreases interanic attraction, ठीक है बेटा। मतलब आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो दोनों की कंडक्टिविटी में फायदा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी में भी फायदा होगा, बढ़ेगी, और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन वो वीक की क्यों बढ़ेगी? ड्यू टू इंक्रीजेज नंबर ऑफ आयंस। इसकी क्यों बढ़ेगी? ड्यू टू डिक्रीजेज इंटरआयनिक अट्रैक्शन एंड इंक्रीजेज, आईएनसी मींस इंक्रीजेज, एंड इंक्रीजेज फ्री मूवमेंट ऑफ आयन, फ्री मूवमेंट ऑफ आयन। तो कुल मिला के जब भी आप डाइल्यूशन या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी में दोनों को फायदा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को। वीक को क्यों फायदा होगा? ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ आयन। स्ट्रांग को क्यों फायदा होगा? क्योंकि जब भी बेटा वायु में डाइल्यूशन बढ़ाओगे, वो तो जितना 10 पे 1 ml पे टूटना था उतना ही वो 10 पे टूट रहा है, उतना ही वो 100 ml पे टूट रहा है। लेकिन जब डाइल्यूशन बढ़ाओगे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में तो आयनों के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो आयन फ्री मूवमेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री मूवमेंट करेंगे, इंटरआयनिक अट्रैक्शन कम होगा, आयनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। नंबर 3 चैप्टर आज का लेक्चर खत्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल किसके बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। तो बहुत सारे हैं, 11 की नोट्स में मनमानी एग्जाम्पल लिखवा दिया हूं मैंने। एग्जाम्पल कुछ चंद पॉपुलर वाले ले लेते हैं हम लोग यहाँ। NaCl जैसे आयनिक साल्ट, NaCl म्हणजे पूरे आयनिक साल्ट हो गए, ठीक है। और ले लेते हैं कॉपर सल्फेट है, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो HCl, H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो NaOH। चलिए ये सब ले लीजिए बेटा, कोई भी साल्ट ले लो, कोई भी साल्ट ले लो। ये साल्ट में NaCl, कॉपर सल्फेट, बेटा CH3COO Na, सोडियम एसीटेट, ये भी साल्ट है। जो साल्ट है वो स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, सब आयनिक साल्ट है भाई, आयनिक साल्ट है, सोडियम केटायन और एनायन, ठीक है। चलिए बेटा एग्जाम्पल। तो बेटा आज का लेक्चर द एंड, कंडक्टिविटी कब बढ़ेगी? या तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से या आयनों का फ्री मूवमेंट बढ़ने से। वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। कब? जब आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर वी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आयन तो वैसे ही सफिशियंट है, सफिशियंट आयन है,
लेकिन जब भी आप फिर से डाइल्यूशन या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ भी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि आयनिक मूवमेंट बढ़ जाएगा। ओके गाइस, वेरी गुड।